नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 7। देखिए, इस चैप्टर में हम मेन जो पढ़ेंगे वो अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक कैसा सम्राट था, ठीक है, उसने कौन कौन से युद्ध किए और उसकी क्या नीति रही, ठीक है, उसने युद्ध का त्याग क्यों किया और उसकी नीति क्या रही, इसी के बारे में पूरा फोकस है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा राज्य, ठीक, एक बहुत बड़े राज्य को क्या कहा जाता है? साम्राज्य। तो आइए देखते हैं कि ये साम्राज्य है क्या चीज़, कैसे काम करता है, ठीक है। आज के समय में जो भी हम शेरों के चित्र रुपए पैसे पे देखते हैं, उनका एक इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है कि वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से आए हैं। तो ठीक है, तो ये जो शेर है ये वर्तमान में सारनाथ में, ठीक है, एक विशाल स्तंभ पे स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये था क्या कि ये एक राजाओं में से, ठीक, सबसे महानतम राजाओं में से अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। ये अभिलेख उत्कीर्ण, इसकी बात हमने की थी चैप्टर फर्स्ट में कि ये होता क्या है अभिलेख, कैसे उसको बनाया जाता है, ठीक। तो इसके पहले हम ये जानें कि अभिलेख में लिखा क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है, ठीक। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आज से लगभग 2300 साल पहले चाणक्य की मदद से, जिनका नाम कौटिल्य भी था, उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक। और इसके जो चाणक्य के कई विचार हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अर्थशास्त्र नाम की एक किताब में मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जिसको किसने लिखा था? कौटिल्य या चाणक्य ने, ठीक। साम्राज्य में क्या होता है, बहुत से नगर होते हैं, ठीक। अभी हम देखेंगे एक मैप दिया गया है, उसमें बहुत सारे नगर और साम्राज्य दिखाए गए हैं। साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे, ठीक। तक्षशिला क्या था? ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। और दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो भारत के दक्षिणी भाग से जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नगरों में क्या होता था? व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव भी रहते थे, ठीक। इन इलाकों में जो ज़्यादातर हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। लोग फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार करते थे, इन्हीं से इनकी जीविका चलती थी। और साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न लोग भाषाएं बोलते थे और वे अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। जिस मैप की हम बात कर रहे थे वो ये है, इनमें ये जो काले बिंदुओं से दर्शाया गया है, ये तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, ये क्या है? ये प्रमुख नगर थे। और ये जो रेड हैं, रेड कलर में दिखाए गए, यहाँ इन सारी जगहों पर जो अशोक के अभी तक जितने भी स्रोत मिले हैं, अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, अशोक के अभिलेखों की, वो सारी प्राप्ति यहीं से की गई है। जैसे कि कांधार हो गया, लंबक हो गया, ठीक है, टोपरा, बहापुर, कालसी, मेरठ, लुम्बिनी, बहुत सारे स्थान हैं। यहाँ से सारे अशोक के स्तंभों की प्राप्ति हुई है, ठीक। और राज्य साम्राज्य से अलग कैसे होते हैं, भिन्न कैसे होते हैं? जो राज्य होता है वो क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है? चूँकि राज्य जो होता है, साम्राज्य जो होता है, राज्यों से बड़े होते हैं, ठीक। और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। और उन्हें बड़ी संख्या में क्या होता है, कर भी इकट्ठा करना पड़ता है, अधिकारियों की बहुत ज़्यादा नियुक्ति करनी पड़ती है। इसीलिए राज्य क्या होता है, साम्राज्य से बड़ा होता है। जो राज्य होता है वो छोटा होता है, साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है। या यूँ कह सकते हैं कि कई सारे राज्यों को मिलाकर साम्राज्य का निर्माण किया जाता है। तो साम्राज्य का प्रशासन कैसा होता था, कैसे प्रशासन चलता था? चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, ठीक है। जैसे पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। वहाँ पर सम्राट सीधा नियंत्रण करता था। और करता कैसे था कि इस इलाकों और गांवों, शहरों, किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारियों, व्यापारियों,
इन सब से क्या करता था, कर इकट्ठा करता था। कर इकट्ठा करने के लिए ये अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सज़ा भी देता था। जो भी राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था अधिकारी उन्हें सज़ा देते थे। कई अधिकारियों के वेतन भी दिया जाता था, ठीक है। और एक संदेशवाहक होता था जो कि अधिकारियों पर निगाह रखते थे, दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस जो होते थे अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट होता था जो इन सब पर नियंत्रण करता था, और जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब पर नियंत्रण करता था। ठीक, राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से। और यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन और कर भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। ठीक, अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते हैं। संसाधन जो थे नजराने के रूप में इकट्ठा किए। नजराना होता क्या है, यह एक कर होता है। ठीक, इसे हम गिफ्ट के तरीके समझ सकते हैं। ये एक तरीके का गिफ्ट होता था जो प्रायः लोगों से लिए जाते थे, स्वेच्छा से, लोग स्वेच्छा से देते थे। राजधानी में सम्राट राज कैसे करता था इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे मिला है, ये मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो कुछ देखा उसका विवरण किया है। ठीक, क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं और इन पेड़ों पर क्या होता था, प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं इन्हें कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। अब पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या कहा गया है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 750 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का यह महल भी काठ से बना हुआ है। ठीक है, राजा का महल किससे बना हुआ है, काठ से बना हुआ है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। चारों तरफ उद्यान और चिड़ियों के लिए बसेरे हैं। ठीक, और इन सब के बाद जो आता था, ठीक है, इन सब के बाद आता क्या था कि अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। नगर और साम्राज्य के बाद जो अंत में आते थे जंगल वाले इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले लोग क्या होते थे, काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। इन पर राजा का नियंत्रण कम ही होता था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। ठीक, अब अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे बना, अशोक था वो अनोखा सम्राट कैसे बना। तो मौर्य जो था, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। किस वंश का, मौर्य वंश का। वंश के बाद वंश किसे कहते हैं, वंश होता है कि एक ही परिवार के जब कई सदस्य लगातार राजा बनते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है वंश। तो जो अशोक का वंश था, मौर्य वंश, अशोक उनमें से सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्हें अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और क्या है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। ठीक, अब अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में कुछ दिया गया है, तो आइए देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का एक अभिलेख मिला है। क्या कहता है, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय की लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण
और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पर धम्म का मतलब है धर्म। ठीक, मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने एक अभिलेख लिखा, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। तो कलिंग का युद्ध था कैसा? अशोक का कलिंग युद्ध ये प्राचीन उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, एक मानचित्र में दिखाया गया है कि कहाँ पे है ये। अशोक ने कलिंग जीतने के बाद एक युद्ध लड़ा, कलिंग जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गई। वितृष्णा मतलब उसे युद्ध से एकदम उसका मोह भंग हो गया। उसने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। और अशोक का धम्म क्या था? जिस धम्म की वो बात कर रहा था वो था क्या? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उसका कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, जो अशोक था वो मेन लास्ट में जाके उस युद्ध के बाद ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसने बुद्ध के उपदेशों को प्रचारित किया। ठीक है, और अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिया, धम्म में क्या संदेश दिया या फिर क्या उत्कीर्ण करवाया अभिलेखों को? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होती है। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, कैसी हो सकती थी? ये अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमें एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक, और ब्राह्मी लिपि होती कैसी थी? जो सबसे आरंभिक लिपि थी ब्राह्मी, वो इस तरीके से लिखी जाती थी। इस पूरा यही बताया गया है कि आधुनिक भारत में ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। ठीक, यहाँ आ अक्षर दिखाया गया है कैसे लिखा जाता है। देवनागरी में आ अक्षर ऐसे, बांग्ला में इस तरीके से, मलयालम में ऐसा और तमिल में इस तरीके से। ठीक, ये ब्राह्मी लिपि से ही सारी लिपियाँ उत्पन्न हुई हैं। अन्यत्र में क्या है कि जिस समय मौर्य साम्राज्य उभरा उससे थोड़ा सा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में चीन की दीवार का निर्माण शुरू हो चुका था। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था कि उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना, और अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। ठीक है, क्योंकि इस साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, ये चीन की दीवार। ठीक, और पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। ऊपरी सतह पर यहाँ पर इस जगह पर आप चल सकते हैं, ये सड़क जैसी है। दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा। 100 से 200 मीटर की दूरी पर इसकी निगरानी के लिए ये इस तरीके के बुर्ज बनाए गए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया कैसा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, और कुछ आगे की बात की गई है कि कैसे अशोक का पतन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या चीज़ें आई। ठीक है, ये कुछ सिक्के जब उस वक्त चलने लगे थे, उस समय के लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। ठीक है, और इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी जो कई नए राज्यों का उदय शुरू हो गया था। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में
करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। हिंद यवन राजाओं ने इस तरीके के सिक्कों का निर्माण किया। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। ठीक है, इसके बारे में हम अध्याय 10 में सही पूरा पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2200 वर्षों पहले, लगभग आज से 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ कुषाणों का, जिन्होंने इस तरह के सिक्कों का निर्माण कराया। ठीक है, उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक जो थे पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, जिस शुंगों के बाद कम्र तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक, इसी तरह हमने देखा कि शकों का शासन आया बाद में, और लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। फिर इसके बाद एक वंश और आया, वकाटक वंश। इन सब के बारे में हम अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में कुछ वंश स्थापित हो रहे थे लगभग 2200 से 1800 साल पहले। चोल, चेर तथा पांड्यों का शासन शुरू हो गया। उन्होंने जो तरीके के सिक्के अपनाए वो वैसे थे। सातवाहन काल में इस तरीके के सिक्कों का निर्माण हुआ। इसके अलावा और भी कई राज्य धीरे धीरे पनप रहे थे। सबके बारे में हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे और कुछ दिया है कि जो मार्गों की हम बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ अशोक ने पहुँचा और कौन कौन से मार्गों का उसने सहारा लिया, तो इसमें देखिए कुछ मार्ग दिखाए गए हैं। चीनी शासकों के नियंत्रण में थे कुछ मार्ग, और कुछ मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। ठीक है, ग्रीन कलर से जो दिखाए गए हैं। और कुछ महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। कुछ मार्ग ईरान, फ्रांस शासकों के नियंत्रण में थे। मतलब सभी के मार्ग बटे हुए थे। ठीक, रेशम मार्ग जो था पुराना कहा जाता है वो यही है। ठीक, इन मार्गों में रेशम शासकों का नियंत्रण था। ये रेशम मार्ग सबसे पुराना जो दिखता है। ठीक, और मंगोलिया में कैसा था? चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोम व्यापारियों को इस तरह के आदान प्रदान में भाग लिया। ठीक है, ये सारे व्यापारी इन सब में भाग लेते थे। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जो दक्षिण भारत का एरिया है वो काली मिर्च और मसालों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक, तो यहीं पर हमारा चैप्टर 7 समाप्त होता है। इसके बाद अब हम मिलेंगे चैप्टर 8 में। तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट में बताते रहिए। जो भी चीज़ें आपको पसंद आ रही हों, नापसंद आ रही हों, उन सारी चीज़ों को कमेंट में आप मेंशन करिए। धन्यवाद।